है अपने को पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये जानने से पहले सेल की थोड़ी सी हम प्रक्रिया समझ लेते हैं। किसी भी सेल में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है जो कि अपने आयनों में टूटता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जो कि अपने आयनों में टूटता है और आवेशों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, दो धात्विक अथवा अधात्विक पदार्थ के रॉड इसमें डाले जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी पदार्थ जैसे विद्युत अपघट्य बोलते हैं जिसको किसी द्रव में या कि तरल अवस्था में वह अलग अलग आयनों में टूट जाए तो विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग आयनों में टूट जाती हैं। CuSO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या हैं? विद्युत अपघट्य हैं। जल में मिलाने पर ये अपने अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं, है ना। तो सेल में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। एक को जिसमें धन आयन मिलता है उसको हम एनोड बोलते हैं और दूसरे को कैथोड बोलते हैं, धनायन एवं ऋणायन। ठीक है, तो जब इनमें आयन अलग अलग आयनों में टूटते हैं तो अपने आवेश के हिसाब से वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चलते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, NH4Cl है तो ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में। ठीक है, इसी प्रकार से CuSO4 है तो ये टूटेगा Cu प्लस में और SO4 निगेटिव में। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रोड के पास जाएगा Cu कॉपर का पॉजिटिव आयन जिसको एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन मिल सके, और ये जो SO4 निगेटिव आयन है वो ऐसे के पास जाएगा जहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनों को ये छोड़ सके। ठीक है, SO4 जाएगा जिसमें से वो इलेक्ट्रॉनों को अपने त्याग सके। ठीक है, इतना होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें से आयन चलते हैं। जो सेल होता है तो सेल की एक सामान्य सी परिभाषा है कि सेल क्या कहलाएगा? विद्युत सेल उस युक्ति का नाम है, यह वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, अब सेल किसी सेल द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो उसके विद्युत अपघट्य द्वारा रुकावट उत्पन्न की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे आयन चलेंगे तो आयन इसमें घुले हुए हैं। अब आयनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तरफ अथवा विद्युत अपघट्य के बीच से अपने आयनों को छोड़ने अथवा ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये विद्युत अपघट्य से होकर के जाएंगे, है ना। तो विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसी के आधार पर हम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करेगा ये भी अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए जो नोट्स बनाना है। तो सेल की परिभाषा वह युक्ति जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगली परिभाषा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? किसी सेल के विद्युत धारा प्रवाहित होने में उसके विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को या प्रयुक्त रुकावट को ही क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि यह एक प्रतिरोध है इसलिए इसका भी जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ हमें ये याद रखना है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह सेल में हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। किस क्रम में माना जाता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, परिपथ में जब हम हल करेंगे तो उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। अब किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करता है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली उसकी निर्भरता है वह होती है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। किस पर? सांद्रता पर। सांद्रता का मतलब समझ रहे होंगे, किसी जलीय विलयन में जो आपका विद्युत अपघट्य है जो आयनों में टूटता है वह कितना ज़्यादा मात्रा में घोला गया है। अगर हम ज़्यादा
मात्रा में घोलेंगे तो उससे मुक्त होने वाले आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और जब आयनों की संख्या बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से भीड़ बढ़ जाएगी, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उस पर मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्ट के सांद्रता पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्ट की ज़्यादा मात्रा मिलाए जाने पर उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आंतरिक प्रतिरोध का मान सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है ना, सांद्रता बढ़ाने पर R का मान बढ़ता है। पहला टॉपिक। दूसरा, सांद्रता तो समझ में आ गया ना, जो विद्युत अपघट्ट घोलते हैं वो कितना ज़्यादा मात्रा में घोले हैं, है ना। ज़्यादा घोलेंगे सांद्रता बढ़ेगी, तो मुक्त होने वाले आयनों की संख्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, रुकावट ज़्यादा उत्पन्न करेंगे आपस में वो। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ये जो दो रॉड डाले हैं, टर्मिनल्स बनाए हैं, तो इनके बीच की दूरी पर अगर इलेक्ट्रोड ज़्यादा दूर होंगे तो जो विद्युत अपघट्ट में आयन मुक्त हुए हैं तो उनको चलने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। एक तरफ से आयन मुक्त होंगे, दूसरे तरफ जाने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और ज़्यादा दूरी बराबर ज़्यादा रुकावट। अतः कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर अगर हम दूरी बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाए जाने पर भी बढ़ेगा आंतरिक प्रतिरोध। तीसरा है इसमें विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। ये जो डूबा हुआ एरिया है, तो ये जो डूबा हुआ एरिया है, तो अगर इस एरिया को हम बढ़ा देते हैं तो इनसे होकर के गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ जाता है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो डूबे, तीसरा क्या है, डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, है ना। तो डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर इलेक्ट्रॉनों के गुजरने की जो संख्या है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा एरिया डूबा रहेगा, लंबाई बढ़ा देंगे तो आयनों को संपर्क करने के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाएगा, तो उनकी भीड़ यहाँ पर कम लगेगी, और जब भीड़ कम लगेगी तो निश्चित रूप से रुकावट कम उत्पन्न होगी। तो कह सकते हैं कि डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इसके बाद चौथा हम लोग पढ़ते हैं। चौथा क्या है, विद्युत अपघट्ट का ताप। विद्युत अपघट्ट जो इसमें हमने पदार्थ मिलाया है, विद्युत अपघट्ट तैयार किया है अपघट्ट पदार्थ को मिला करके, तो इसका ताप अगर हम बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं, तो उसकी जो श्यानता है, श्यानता का मतलब सब लोग पढ़े हैं, जानते हैं, श्यानता मतलब होता है गाढ़ापन, है ना। तो ताप बढ़ाए जाने पर उसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वो तरल हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब श्यानता कम हो जाती है तो श्यानता कम हो जाने पर रुकावट कम हो जाती है। अतः कह सकते हैं कि किसी भी सेल का ताप बढ़ाए जाने पर विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है, जिससे उत्पन्न रुकावट का मान कम हो जाता है, अतः आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया। तो इन चार चीज़ों पर हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। सांद्रता पर, सांद्रता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाए जाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ये हमें पढ़ लेना है। और डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एकांक आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ जाता है और आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ताप पर, ताप बढ़ाए जाने पर श्यानता कम हो जाती है विद्युत अपघट्ट की, और आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम इसी सेल की प्रक्रिया के आधार पर ही समझ सकते हैं। जैसे ये जो दो इलेक्ट्रोड हमने जोड़े हैं, तो इन दो इलेक्ट्रोडों में
आयन जाते हैं, जैसे H2SO4 मान लीजिए हमने घोला है तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव होगा, डबल निगेटिव है ना, और H डबल पॉजिटिव, ऐसा कर लेते हैं है ना, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव है ना। ये केमिस्ट्री में आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए हैं, इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ये 2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो टूटे हुए हैं आयन के फॉर्म में हैं, तो ये जाएंगे तो इस रॉड से जो धनात्मक बोली जाती है क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी बराबर ये धनात्मक, यानी कि धनात्मक टर्मिनल का काम करेगा, और ये जो SO4 है तो ये जा करके 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ही लेन देन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, मतलब ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें धन विभव, इसमें ऋण विभव। तो सेल हमारा अभी किसी भी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या अपाए जा रहे हैं, आवेश, विभव का अंतर अपने आप उत्पन्न हो जाता है आयनों के जाने के कारण। अब जब विभव का अंतर आ गया तो ये ऐसा विभव है, अगर इसको हम विद्युत परिपथ में, बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो इसी विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहाँ चलते हैं, पॉजिटिव तरफ चलते हैं। मतलब कहना चाहिए कि आवेशों का आदान प्रदान होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यही जो एक बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यही बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये तो एक सामान्य सी कल्पना, जो इसका परिकल्पना है वो हमने समझ ली कि आखिर विद्युत वाहक बल कैसे बनता है और क्यों आयन चलते हैं सेलों में, बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़े जाने पर वो क्यों इलेक्ट्रॉन्स या कि क्यों विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, आयनों का इलेक्ट्रॉन का त्यागना अथवा इलेक्ट्रोड से आयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेना विभवांतर का कारण बनता है। और जब विभवांतर होगा तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि विभव के अंतर होने पर इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विद्युत धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा हम थोड़ा सा जान लें। विद्युत वाहक बल, क्योंकि इसमें एक बल शब्द जुड़ा हुआ है तो सामान्य रूप से लोग ये समझ लेते हैं कि एक बल है। ठीक है, और अगर इसकी कभी इकाई पूछ ली जाती है तो बल नाम से सब लोग न्यूटन लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, हम विभव की परिभाषा पढ़े थे। विभव की परिभाषा में आया था वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि विभव की परिभाषा होती थी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल विभव अथवा विद्युत वाहक बल की परिभाषा यहीं से आएगी। एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में, बाह्य विद्युत परिपथ में, एकांक धनावेश को बाह्य विद्युत परिपथ में अथवा पूरे विद्युत परिपथ में ले जाने में या प्रवाहित करने में सेल की जितनी ऊर्जा, वर्क और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ें, हम जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समानार्थी ही हैं। तो जो ऊर्जा व्यय होती है सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितनी ऊर्जा सेल द्वारा व्यय होती है अथवा सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अथवा एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, किसको कार्य कौन करेगा, सेल को जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल V इक्वल टू Q और आवेश को हमने फिक्स कर दिया एकांक, तो निश्चित रूप से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, W। तो जो कार्य किया जाएगा वो विभव के बराबर होगा। यही कारण है कि विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो वोल्ट ही होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। इसका SI मात्रक वोल्ट हो गया। इसका विमीय सूत्र भी हम निकाल लेंगे, जो विभव का रहेगा वही विद्युत वाहक बल का भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमें अनिवार्य रूप से याद कर लेना है। विभव का विमीय सूत्र तो आप सबको याद होगा।
याद है क्या? ml² T इनवर्स क्यूब A इनवर्स। ठीक है, ये इसका विभव का विमेय सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सामान्य रूप से विद्युत वाहक बल को हम E से अथवा एप्सिलॉन से अथवा कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से इसको शॉर्ट में EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, EMF के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये हमको समझ में आ गया विद्युत वाहक बल। ठीक, अगर किसी को डाउट होता है किसी भी इस टॉपिक में तो कमेंट कर देंगे, हम आपको इस टॉपिक को फिर से अगेन रिपीट समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने समझ लिया, विद्युत वाहक बल समझ लिया जिसके कारण संपूर्ण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक छोटा सा टर्मिनल है, इसमें एक और परिभाषा आती है और वो परिभाषा है टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज की है, टर्मिनल वोल्टेज की है, तो इसको हम समझ लेते हैं और इसी के आधार पर हम थोड़ी सी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या है? जब हमारा सेल खुले में है, मतलब किसी बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ा गया है, तो इनके बीच जो विभवांतर पाया जाता है, किसके बीच? इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर पाया जाता है वो तो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और यही विद्युत वाहक बल अथवा यही वोल्टेज आयनों के अथवा इलेक्ट्रॉनों के चलाने में कार्य करता है। ठीक है, कौन? विद्युत वाहक बल। किंतु जब हम इस सेल को किसी बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, किसी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, और जब किसी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से हमने अभी पढ़ा कि सेल द्वारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह करने में ऊर्जा कुछ खर्च हो जाती है। कुछ ऊर्जा कौन खर्च करता है? स्वयं सेल खर्च करता है, जिसके कारण इनके टर्मिनल्स के बीच जब विद्युत परिपथ में आ जाता है, जुड़ जाता है, तो इनके टर्मिनल्स के बीच जो वोल्टेज है या विद्युत वाहक बल है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना इसका मान है वोल्टेज का E का, वो इनके बीच टर्मिनल्स के बीच उतना वोल्टेज नहीं लगता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमको समझ में आ गई कि जब हमारा सेल बाह्य परिपथ से जुड़ जाता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो वोल्टेज पाया जाता है, विभवांतर पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अर्थात मतलब समझ में आ गया है हमको, विद्युत वाहक बल सेल के खुले अवस्था में पाया जाने वाला विद्युत वाहक बल है अथवा अधिकतम विभवांतर है। सेल के खुले अवस्था में यानी खुले परिपथ में होने पर किसी परिपथ से जुड़े ना होने की स्थिति में इलेक्ट्रोडों के पथ मध्य पाया जाने वाला अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल है। जबकि जब सेल को हम किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं तब उनके इलेक्ट्रोडों के बीच पाया जाने वाला जो विभवांतर होगा उसको टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज इसकी भी इकाई वोल्टेज ही होगी, विभव का ये भी एक रूप है, विभवांतर ही है, इसलिए इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जो है तो अब विभवांतर के अथवा विद्युत वाहक बल के ही समान है, केवल अंतर इतना है कि विद्युत वाहक बल खुले अवस्था में पाया जाएगा और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है तो विद्युत परिपथ से जुड़ जाने पर सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपने परीक्षा के लिए जो है वो आप लोग तैयार कर लेंगे। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर, विभवांतर, इन दोनों के बीच में हमें अंतर पढ़ना है। ठीक है, बड़ा सरल सा है, मोटी मोटी चीज़ें हम समझाए भी दे रहे हैं, समझ लीजिए, पर इसको तैयार जरूर कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर के बीच में अंतर। तो अभी हम यहाँ पे विभवांतर और विद्युत वाहक बल जो है तो टर्मिनल वोल्टेज से समझ सकते हैं, विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज के रूप में मान सकते हैं और ये विद्युत वाहक बल EMF के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, जैसे ये विभवांतर क्या है? ये किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जैसे A
और ये दूसरा हो गया B। इनके बीच का जो विभव होगा इसको हम विभवांतर के रूप में जानते हैं। बाकी जो टर्मिनल्स इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल है, विभवांतर है, वो विद्युत वाहक बल के रूप में जाना जाता है। इस चित्र से हम सारा अंतर अभी क्लियर कर लेते हैं। तो विद्युत वाहक बल का जो वास्तविक मतलब है, वास्तविक अर्थ है, वो विद्युत स्रोत के लिए किया जाता है। किसके लिए? विद्युत स्रोत के लिए उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है ना, विद्युत धारा हम प्राप्त करते हैं विद्युत स्रोत से, उनके लिए विद्युत वाहक बल का उपयोग किया जाता है, जिनमें टर्मिनल्स पाए जाते हैं जो विद्युत के स्रोत होते हैं। विभवांतर किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभव के अंतर को हम विभवांतर के रूप में जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद विद्युत वाहक बल का अस्तित्व खुले परिपथ के लिए भी होता है। अगर परिपथ जैसे हमने बताया था कि इसको ना जोड़े हुए होते तो भी इनके बीच विभवांतर पाया जा रहा था, तो विद्युत वाहक बल काम कर रहा था, है ना। लेकिन जो विभवांतर होगा तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच केवल अंतर है जब परिपथ कैसा हो? बंद हो। ठीक है, विद्युत परिपथ अगर हम भंग कर दें, विद्युत परिपथ बंद कर दें बैटरी सेल में, तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहता है। विभवांतर विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद, तो V = IR चूंकि होता है, I बंद तो V का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा सदैव अधिकतम मान होता है। क्या होता है? यह अधिकतम मान होता है, यानी विभवांतर से बड़ा होता है, जबकि विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के बराबर अथवा उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है, किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। E का मान क्या R पर निर्भर करेगा? नहीं, चूंकि ये तो खुले स्थिति में काम करता है। जबकि विभवांतर का मान बाह्य विद्युत परिपथ पर निर्भर करता है, चूंकि V = IR होता है, R बढ़ाते जाएंगे तो V का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये हमने पढ़ ही लिया। विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? E के कारण। जबकि जो विभव है वो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है कि E के कारण I प्रवाहित होती है और जबकि I प्रवाहित होने के कारण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट अंतर है, तो हमको ये अंतर जरूर पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक है डेरिवेशन टाइप में 3 मार्क्स क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, पोटेंशियल V यानी टर्मिनल वोल्टेज V और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध सेल का जो होता है R और बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध R, इनके बीच में रिलेशनशिप यानी संबंध स्थापित करना है। और इनसे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसका डेरिवेशन हमको बनना चाहिए और फार्मूला तो याद ही होना चाहिए। अभी मैं जस्ट प्रूफ करवाने वाला हूँ, इसको ज़रूर अच्छे से समझ लें और फार्मूला तो इनके बीच संबंध का ज़रूर याद रखे रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, केवल वैल्यू पुट करके रखना होता है, तो जब फार्मूला याद रहेगा तब तो हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसका रिलेशनशिप थोड़ा सा पढ़ लें, काफ़ी सरल सा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक सेल है, धनात्मक सिरा, और ये हो गया इसका ऋणात्मक सिरा। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक प्लस और एक माइनस। हम जानते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको R से प्रदर्शित करते हैं और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। ठीक है, ऐसा ये धनात्मक सिरा और ये माना जाएगा ऋणात्मक सिरा। इसमें हमने विद्युत स्रोत को किसी बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ दिया, जिसका बाह्य परिपथ है उसका प्रतिरोध कितना है? R है। ठीक,
यहाँ विद्युत को कंट्रोल करने के लिए एक बटन लगा दी, की लगा दी, कुंजी लगा दी। इसका जो विद्युत वाहक बल है उसको हम ई से प्रदर्शित कर दें या स्मॉल ई से करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बता दिया कि इसको ई, कैपिटल ई और एप्सिलॉन से, तीनों सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई भी हम एक यूज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्मॉल ई का और एप्सिलॉन का यूज होता है, कैपिटल ई का बहुत कम करते हैं, क्योंकि ई से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ जगह हमको कैपिटल ई से भी मिल जाएगा, तो विद्युत वाहक बल ई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं कि कोई एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना है, आर है। ठीक है, जिसे बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ा गया है, जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, तब विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध की बात क्यों आ गई, क्योंकि सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध है और परिपथ का एक बाह्य प्रतिरोध है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसका जो परिणामी होगा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना माना जाएगा, R प्लस R, चूँकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को उनके डायरेक्टली जोड़ा जाता है, व्यक्तिगत रूप से जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में इन्वर्सली करके, है ना। तो कुल प्रतिरोध R प्लस R हो जाएगा। अब हम ओम के नियम से जानते हैं, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से V इक्वल टू कितना होता है, IR, तो मतलब I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। जो विभवांतर लगाएंगे उनके मध्य बहने वाला धारा, तो चूंकि यहाँ पे अभी क्या लग रहा है, विद्युत वाहक बल, तो इस हिसाब से I इक्वल टू होना चाहिए विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो I इक्वल टू हो जाएगा विद्युत वाहक बल कितना है, E, और कुल प्रतिरोध का मान कितना हो गया, R प्लस R, समीकरण 1। ठीक है, ये कब की स्थिति है, जब परिपथ में धारा हम बहाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर सेल को हमने जोड़ा हुआ है, तो चूंकि सेल को जैसे ही हम जोड़ देंगे, बाह्य परिपथ में जोड़े हुए हैं, तो इनके टर्मिनल्स के बीच में जो परिणामी विभव होगा वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और जब V हो जाएगा तो मान लेते हैं कि टर्मिनल्स वोल्टेज कितना है, V है, तो फिर ओम के नियम से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और जब समीकरण नंबर 2 हो गया तो ओम के नियम में जो विद्युत स्रोत है, तो आंतरिक प्रतिरोध का कोई योगदान हम लोग नहीं मानते हैं, उसको नगण्य मान के चलते हैं, है ना। ओम के नियम में V इक्वल टू IR, सीधे उसका संबंध विभव से और विद्युत धारा एवं प्रतिरोध से होता है ना। तो समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 से, चूँकि दोनों प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएँ ही बताएंगे, तो E अपॉन R प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो इस तरह से इन मानों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये हो जाएगा R इंटू V इक्वल टू इतना, तो R प्लस R इक्वल टू, ये V गुणा से कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो E इंटू V और R, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन V इंटू R। कैपिटल R पॉजिटिव होने से इधर कहाँ आ जाएगा, माइनस में। अब यहाँ हम R कॉमन ले लें, तो जब R कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये R, यहाँ बचेगा E अपॉन V माइनस 1, समीकरण नंबर 3। तो एक तो संबंध ये हो गया, आंतरिक प्रतिरोध का ये व्यंजक आ गया, ये जरूर याद रखना है हमको, है ना, ये फार्मूला। तो ये एक संबंध ही आ गया। अब हम एक संबंध यहाँ से भी स्थापित कर सकते हैं, समीकरण 1 से I इंटू कैपिटल R प्लस R इक्वल टू कितना है, E, या कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधे लिख दीजिए E इक्वल टू I R प्लस R,
समीकरण नंबर 4। ये ई के बीच आई आर और आर के बीच ये दूसरा संबंध हो गया। और ई इक्वल टू गुणा कर दीजिए आई आर प्लस आई और स्मॉल आर। अब चूंकि भी इक्वल टू कितना होता है आई आर, तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या मान रख दें भी का, आई आर के स्थान पर भी रख दिए तो भी प्लस आई आर। अतः भी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये हो गया। तो ये प्रश्न भी हमको काफ़ी अच्छे से ये 3 डेरिवेशन याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या इससे रिलेटेड तथ्यात्मक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, उसकी बात अभी हम जस्ट करेंगे इस पाठ को पढ़ने में। जब तथ्यात्मक प्रश्नों की बारी आएगी तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 3, 4 एवं 5 ई भी आर और आर के लिए अभीष्ट व्यंजक हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक में है, जो अगला टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किरचॉफ का नियम वाला, है ना। किरचॉफ के नियम की बात कर लें तो किरचॉफ के 2 नियम हैं और किरचॉफ के नियम वास्तविक रूप में ओम के नियमों का केवल विश्लेषण है। ओम के नियमों को व्याख्या करके आगे बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम किरचॉफ के 2 नियम पढ़ेंगे। और वर्तमान ब्लूप्रिंट जो इस वर्ष का ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके हिसाब से तो ये नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मतलब किरचॉफ का नियम हमको जरूर पढ़ना है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और 3 नंबर के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। पहला नियम 2 नंबर के हिसाब से और दूसरा नियम 3 नंबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर हमें पढ़ लेना है। बहुत सरल से नियम है, बहुत सरल नियम है। चलिए, इनको चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, परिभाषाएं याद ना करके चित्र समझ लें और फिर परिभाषा अपने से लिखेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ ने किसी विद्युत परिपथ में अथवा विद्युत संधि से संबंधित जो नियम है, विद्युत प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा एवं प्रतिरोध और विभव के बीच जो उन्होंने संबंध स्थापित किया, तो उसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ ने क्या किया था, विभिन्न प्रकार के परिपथों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने 2 ठो नियम दिए हैं। तो पहला जो नियम है वो पहला नियम हम देख लें। पहले हम चित्र बनाएंगे और पहला नियम को शब्दों में लिखने के लिए केवल इतनी चीज याद रखना जरूरी है, समेशन आई इक्वल टू 0, समेशन आई इक्वल टू 0। पर किसका, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वह सदैव शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, ये तो शब्दों की बात हो गई। अब अर्थात अगर कुल विद्युत धाराएं हो तो गणितीय रूप में इसे हम कितना लिख देंगे, समेशन आई इक्वल टू 0 लिख देंगे। इतना याद रहे। थोड़ा सा चित्र बना के समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये बन गया, कोई ये 5 हैं, ये कोई विद्युत धाराएं हैं जिसमें बहुत सारे धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। हम इनमें अपने हिसाब से अलग अलग दिशाओं में बना सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में इनकी दिशा बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि I1 प्लस लेना है माइनस लेना है। जैसे ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया और ये I5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसमें से जो विद्युत धाराएं होती हैं, तो संधि में जो आने वाली विद्युत धाराएं होती हैं किसी भी संधि में, तो जो प्रवेश करती हैं और जो बाहर आती हैं। ठीक है, तो जो जाने वाली, किसी परिपथ से जाने वाली विद्युत धारा होगी उसको हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जैसे परिपथ छोड़ करके जो विद्युत धारा जाएगी उसको हम क्या मानेंगे, संधि को छोड़ करके जाएगी उसको क्या लेते हैं, संधि में प्रवेश करने वाली जो विद्युत धारा होती है उसको धनात्मक, और जो छोड़ के जाएगी उसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। उसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक,
इसमें चित्र समझ में ना आ रहा हो तो अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी भी दिशा में 5 दिशाएं हो गई, ये कोई बिंदु O हो गया। इसमें मान लिए कि पहली धारा I1 आ रही है, I2 धारा जा रही है, I3 धारा भी जा रही है, I4 धारा आ रही है और I5 धारा जा रही है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान लिए कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि O पर 5 धाराएं I1, I2, I3, I4 और I5 आ एवं जा रही हैं, मिल रही हैं। O बिंदु पर 5 धाराएं मिल रही हैं। तो I1, I5, I1, I4 ये 2 धाराएं किस प्रकार से हैं? संधि की ओर आने वाली हैं और I2, I3 और I5 संधि से बाहर की ओर जाने वाली धाराएं हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार I1 एवं I4 को धनात्मक तथा I2, I3 और I5 को ऋणात्मक लेते हैं। कंफर्म कर लीजिएगा, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और एवं संधि को छोड़कर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो अतः किरचॉफ के नियम से, अतः किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से संधि O पर, संधि O पर, संधि O पर समेसन I इक्वल टू कितना रहेगा? 0 होना चाहिए। और बीज, ये समेसन I बीज गणितीय रहेगा, मतलब चिन्ह के अनुसार जोड़ना है इनको, है ना। तो I1 आने वाली है तो धनात्मक, I2 जाने वाली है तो ऋणात्मक, I3 जाने वाली है तो ऋणात्मक, I4 आने वाली है तो धनात्मक, I5 जाने वाली है तो ऋणात्मक और बराबर 0। तो इसका मतलब कि I1 धन I4 बराबर, जो ऋणात्मक है दूसरे पक्ष में चली गई, तो I1 प्लस I2, I3 और I5। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग बराबर संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग। ठीक है, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है इसको हम KCL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ लॉ ऑफ चार्ज, किरचॉफ चार्ज लॉ। ठीक है, अथवा करंट लॉ। ठीक, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। ठीक, यानी कि यह जो नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कैसे? मतलब यह है कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर जो आवेश है वो संरक्षित नहीं हो सकता है, आवेश संचित नहीं हो सकता है। ठीक, मतलब जो आवेश आएगा वही आवेश अलग अलग दिशाओं में चला भी जाएगा। ठीक, आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश। ठीक, ये नियम का मूलभूत काम है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझ में आ गया है समेसन I इक्वल टू 0, किसी परिपथ के किसी संधि पर अथवा जंक्शन पर, बिंदु पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ये हमें शब्दों के रूप में, इसको शब्दों में लिख देना है। किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर संपूर्ण विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। ठीक है, इसे हम KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ का धारा नियम। और यह चार्ज संरक्षण के यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, दूसरा नियम है। अब हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा नियम का हमें परिभाषा लिखने के लिए केवल याद होना चाहिए समेसन E बराबर समेसन IR, ये शब्द में हमसे याद होना चाहिए। ठीक है, समेसन E बराबर, ये समेसन का चिन्ह है ना, समेसन का चिन्ह है, समेसन E बराबर समेसन IR। अगर इसको हम शब्दों में लिख सके तो हम इस दूसरा नियम काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसका चित्र बना लें, फिर परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा बड़े आराम से लिख सकते हैं।
A B C D E और F। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पहला सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E1 और ये दूसरा सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक है, तीन प्रतिरोध अलग अलग R1, R2 एवं R3 जुड़े हुए हैं। पहले सेल से निकलने वाली धारा I1, दूसरे सेल से निकलने वाली धारा I2 है। निश्चित रूप से यहाँ जुड़े हैं, तो इस लाइन में I1 और I2 दोनों धाराएं प्रवाहित होंगी। ठीक है, ये तो हमारा चित्र बन गया। ये जो परिभाषा है वो क्या कहती है, इसको समझते हैं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में, लूप यानी कि पास, क्लोज सर्किट है ना। लूप का मतलब जिसका टर्मिनल क्या हो, जुड़ा हुआ हो, एक घेरा बनाता हो। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप में विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है, सदैव उस परिपथ में विद्युत धाराओं एवं प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि किसी बंद परिपथ में समेशन ई बोले तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सदैव उस बंद परिपथ में पाई जाने वाले विद्युत धारा या बहने वाले विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समेशन इक्वल टू समेशन आई आर। किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों का मान उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। हमें केवल इसको शब्दों में लिखना आप सीख लें, यही आपका नियम है। ठीक है, बन जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसको शब्दों में लिखना सीख जाएंगे। ठीक है ना। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नियम हो गया, नियम किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी परिपथ में, किसी बंद परिपथ में किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का योग उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले नियम जान लेते हैं चिन्ह के बारे में। तो चिन्ह का नियम ये है कि जब हम परिपथ में चलते हैं तो चलते समय अगर विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आई आर को धनात्मक लेते हैं। अगर आई की दिशा में यानी धारा की दिशा में चलेंगे तब आई आर धनात्मक होगा। धारा के विपरीत अगर चलते हैं तो आई आर को हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, आई आर को क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये है ई से संबंधित। यदि हम चलते समय सेल के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं, माइनस से प्लस तरफ, मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उस दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो ई की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, ई को धनात्मक लेते हैं। और अगर धनात्मक सिरे से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, तब ई को हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम नियम समझ में आ गया। विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे तो आई आर धनात्मक होगा वगैरह, नहीं तो ऋणात्मक। ई के लिए दिशा की बात करते हैं, चिन्ह की बात करते हैं, तो अगर माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तब ई को पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव लेते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। बंद परिपथ ए बी ई एफ ए में ए बी ई एफ ए, ये हमारा परिपथ हो गया। बंद परिपथ ए बी ई एफ ए में समझिएगा। सबसे पहले तो समेशन ई देखते हैं। तो हम कहाँ से चले हैं ये देखना जरूरी है। पहले ई की वैल्यू देखेंगे, फिर आर की वैल्यू देखेंगे। तो ए से बी में कोई सेल मिला, नहीं मिला। बी से ई में सेल मिला, कौन सा सेल मिला, बी से ई में E2। तो बी से ई तरफ जब हम चले हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं। बी से ई जाते समय सेल का धनात्मक सिरा, फिर जाएंगे ऋणात्मक में, फिर पहुंचेंगे ई में। तो कहने का मतलब कि E2 हमारा क्या होगा, माइनस, फिर ई से एफ में पहुँचे, एफ से
ए आते समय, एफ से ए आते समय माइनस से होकर के प्लस में आ रहे हैं, इसका मतलब E1 हमारे लिए धनात्मक माना जाएगा, क्योंकि एफ से ए आते समय माइनस से प्लस की ओर आना पड़ा है। और नियम ये है कि जब ऋण से धन की ओर आएंगे सेल में, तब हमारा E1 सेल का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, धनात्मक माना जाता है। तो बंद परिपथ ABEFA में ये तो हो गया E का योग बराबर, समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं। E2 में चूंकि B से E जाते समय हमको धन से ऋण में चले हैं, तो E2 ऋणात्मक, और F से A आते समय E1 पड़ा है जो कि ऋण से प्लस की ओर आए हैं, इसलिए E1 को धनात्मक लिए हैं। अब IR विद्युत धारा और R का गुणनफल देखते हैं। A से B आने में कोई विद्युत धारा नहीं दिखी, ना तो प्रतिरोध दिखा। मेन हमें प्रतिरोध देखना है। A से B में कोई प्रतिरोध नहीं दिखा। B से E आते समय प्रतिरोध R2 दिखा है, तो R2 धारा विद्युत इधर आ रही है और हम उसके विपरीत चल रहे हैं, तो I2 धारा हो गई। I2 के साथ कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? R2, तो इसके विपरीत चले हैं ना I2 के, तो I2 R2 क्या होगा? ऋणात्मक। E से F में कोई प्रतिरोध नहीं, F से A में है, R1 प्रतिरोध पड़ा है और विद्युत धारा की दिशा में आना पड़ा है F से A में, तो इसलिए I1 R1 होगा। ठीक है, I1 R1 होगा। इसी को हम नियम के रूप में लिख देते हैं, चिन्हों को आगे पीछे करके, E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2, समीकरण नंबर 1। सबको समझ में आ गया होगा। E1 धनात्मक क्यों है? चूंकि E1 में चलते समय ऋण से धन की ओर चले हैं। E2 ऋणात्मक क्यों है? चूंकि धन से ऋण की ओर जाना पड़ा था। I1 R1 धन क्यों है? चूंकि F से A में आने में R1 हमको विद्युत धारा की दिशा में प्रवाहित किए हैं और R2 में विद्युत धारा के विपरीत चले हैं, इसलिए ऋणात्मक हो गया है। इसी प्रकार से अब दूसरा परिपथ देख लेते हैं। तो बंद परिपथ BCDE, B में ये परिपथ देखते हैं। तो इस परिपथ में देखिएगा, B से C में कोई सेल नहीं मिला, C से D में कोई सेल नहीं मिला, D से E में कोई सेल नहीं मिला। जब E से B में आए हैं तब सेल मिला है, और इस बार E से B आते समय हम ऋण से धन की ओर चले हैं, है ना। तो यहाँ पे E2 क्या आ जाएगा? E2 यहाँ पे धनात्मक आ जाएगा। एक ही सेल है और वो भी धनात्मक। ठीक, अब विद्युत धारा में आ जाते हैं। तो B से C में आए, कोई विद्युत धारा नहीं। C से जब D में आए हैं, I1 और I2 दोनों धाराएं मिली हैं और उनका संगत प्रतिरोध क्या है? R1, और विद्युत धारा इधर ही जा रही है, तो हम विद्युत धारा की दिशा में चले हैं I1 I2 के, और प्रतिरोध कितना है? R3, इसलिए इसको धनात्मक लिए हैं। अब D से E में कोई प्रतिरोध नहीं, E से B आने में R2 प्रतिरोध है और विद्युत धारा की दिशा भी वही है, इसलिए I2 R2 भी धनात्मक रहेगा। तो यहाँ पे E2 इक्वल टू I1 धन I2 और यहाँ R3 प्लस I2 R2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम I1 I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, यह नियम जो है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और इस नियम को हम वोल्टेज का ला भी कहते हैं। किरचॉफ वोल्टेज ला KVL के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखे रहेंगे। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको KCL के नाम से जानते हैं, यानी कि किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा जो है उसको हम KVL के नाम से जानते हैं, जिसको ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इसका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, 3 नंबर में, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद रह जाएगा विभवमापी, तो अगली क्लास में उसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, विभवमापी से छोटे छोटे जो प्रश्न बनने हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे, थ्योरी है, समझा देंगे, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें देख लेते हैं, केवल व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ही पढ़ेंगे।
तो अलग अलग प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक SC व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में इस तरह से व्यवस्थित किया कि वो संतुलन की अवस्था में आ जाए, उनका अनुपात क्या हो, बराबर हो जाए, मतलब उनका जो प्रतिरोध है वो समानुपाती हो जाए। तो इस स्थिति में उनके जो विकर्ण हैं तो विकर्णों का विभव समान हो जाता था, विभवांतर शून्य कर दिया उन्होंने अनुपातिक करने पर। तो यही उनके सिद्धांत का, उनके प्रयोग का वास्तविक आधार था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत हमको परीक्षा में लिखना है वो कितना लिखना है उसको समझना है। तो सबसे पहले हमको एक चित्र बना लेना है, ठीक। परीक्षा के हिसाब से पहले ये प्रश्न काफ़ी बड़ा आता था 5 नंबर के लिए, तो पूरा हमें सिद्धांत सिद्ध करना पड़ता था। पर अब चूंकि 3 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का आना है तो इसमें हमको केवल इसका सिद्धांत लिखना होता है। तो उसको क्या लिखना है केवल उतना हम सीख रहे हैं इस बार सिलेबस में, ठीक। बाकी अगर आपकी रुचि होगी तो आपको पूरा प्रूफ करना भी हम सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रतिरोध का मान P, Q, इसका R और इसका S। जैसे ये एक आपका क्या हो गया, A, B, C और D। क्या हो गया ये ABCD एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 अलग अलग प्रतिरोध P, Q, R एवं S जोड़ दिए गए हैं। इनके एक विकर्ण में, एक विकर्ण इनका कौन सा होगा, A से C होगा। तो डायरेक्ट सेल यहाँ बीच में न जोड़ करके किनारे से जोड़ा हुआ दिखाया गया है। A से C के बीच ही जुड़ा हुआ है ना, ये क्या जुड़ा हुआ है, सेल, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल E है और उसको हम प्रदर्शित करेंगे कहाँ से, ये आपकी कुंजी हो गई K1। अब जो दूसरा विकर्ण है B से D विकर्ण होगा, तो दूसरे विकर्ण में हम एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी और एक कुंजी जोड़ देते हैं। तो ये दूसरा विकर्ण हो गया, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था में जब P, Q, R और S को हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो संतुलन की अवस्था में एक सेल में, एक विकर्ण में तो हमने सेल लगा दिया है, तो यहाँ का विभव ज़्यादा, यहाँ का विभव कम होगा। जो दूसरा विकर्ण है B और D वाला सिरा दूसरा विकर्ण है, तो इनके मध्य अगर अनुपात इनका बराबर है तो विभव शून्य हो जाता है। और विभव शून्य है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब विभव शून्य होगा तो इनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब विभवांतर हो, और जब विभव समान हो जाएगा तो विभव समान होने की स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो हमको केवल ये चित्र बनाना है और चित्र के बारे में ही लिख देना है, और लिख देना है कि संतुलन की अवस्था में प्रतिरोधों का जो संगत अनुपात होता है, संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, यही सिद्धांत है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले ये चित्र बनाएंगे, फिर लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सिद्धांत किरचॉफ के नियम पर, किरचॉफ के विद्युत परिपथ के नियम पर आधारित है। पहली चीज़ हम लिखेंगे जो व्हीटस्टोन सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, वो किरचॉफ के नियमों पर आधारित है, ठीक है। पहली चीज़ लिख लेंगे ना। इसके बाद लिखेंगे इसमें व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं जो किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हुए होते हैं। इनके एक विकर्ण में सेल एवं एक कुंजी जुड़ी हुई होती है तथा दूसरे विकर्ण में एक धारा मापी एवं कुंजी जोड़ दी जाती है, ठीक है। और फिर प्रतिरोधों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस स्थिति में जो ब्रिज है, सेतु है, उसको हम संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो अन्य 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के, संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। माना कोई 4 प्रतिरोध P, Q, R एवं S हैं, तब
लिख देंगे ऐसा कि माना 4 प्रतिरोध P, Q, R एवं S हैं जो चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में संयोजित किए गए हैं। AC विकर्ण में धारा E विद्युत स्रोत जोड़ा गया है और विकर्ण BD के बीच में धारा मापी जोड़ी गई है, तब संतुलन की अवस्था में P/Q = R/S। यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। इतना हमको लिख देना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? बिल्कुल सरल सा है, एक बार और सॉर्ट आउट करके समझा देते हैं इसको। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के विद्युत परिपथ के नियम पर आधारित होता है। व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में संयोजित होते हैं। एक विकर्ण में सेल एवं कुंजी तथा दूसरे विकर्ण में धारा मापी एवं कुंजी जोड़ दी जाती है। अब 4 प्रतिरोधों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि धारा मापी में विक्षेप शून्य हो, तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति अथवा संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इतना लिखेंगे। फिर लिखते हैं माना चतुर्भुज ABCD में 4 प्रतिरोध P, Q, R एवं S प्रतिरोधों के रूप में संयोजित हैं। एक विकर्ण AC के बीच में E एवं K जुड़ा हुआ है, दूसरे में धारा मापी G एवं K2 जुड़े हुए हैं, तब संतुलन की अवस्था में इतना होता है। यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। ठीक, आगे बात समझ में? चलिए, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। अब इस पाठ में केवल बचा हुआ है विभव मापी। तो विभव मापी का टॉपिक हम अगली क्लास में जस्ट इसको कर लेते हैं। इस तरह से विद्युत धारा का जो इकाई 2 है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।